तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ्स कक्षा 9वीं की गणित और शुरू करेंगे अध्याय 1 से जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो आप लोगों की क्लासें कक्षा 9वीं गणित के लिए बिल्कुल शुरू हो गई हैं, तो आप लोग जल्दी से आइए और अपने दोस्तों को भी बुला लाइए और शुरू करते हैं कक्षा 9वीं की गणित अध्याय 1 से जिसका नाम है संख्या पद्धति और इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस संख्या पद्धति के चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे और इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इस चैप्टर में आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। और यदि आप लोगों ने किसी चैप्टर का या किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लिया तो आप लोगों के लिए वो चैप्टर बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 9वीं की गणित अध्याय 1 से जिसका नाम है संख्या पद्धति और खो जाते हैं संख्या पद्धति में। और शुरू करते हैं एक अमेजिंग से प्रश्न के लिए, और ये प्रश्न है बिल्कुल आपके लिए जिसमें पूछा गया है कि संख्याएं नंबर्स क्या हैं। तो आप लोग बताइए कि नंबर्स क्या है। तो आप लोग कहेंगे कि सर नंबर तो वे हैं जिनको हम गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 से लगा के सर बहुत लंबी संख्याएं, वही तो संख्याएं हैं। तो हाँ बच्चों बिल्कुल आपने सही कहा, वही संख्याएं हैं जिनको हम लोग गिनते हैं। बस आप लोगों को थोड़ा सा ये बता दूं कि जो संख्याएं होती हैं, जो नंबर्स होती हैं, वो एक गणितीय वस्तु हैं जिनका उपयोग हम गिनने के लिए या मापने के लिए करते हैं। तो जो नंबर्स हैं वो एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट हैं जिनका उपयोग हम गिनने के लिए या कोई चीज को मापने के लिए या कुछ और करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो अब इन्हीं नंबर्स या इन्हीं संख्याओं से बनता है हमारा एक चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति। और आप लोगों के लिए ये दे दिया गया है आपकी किताब में, आपकी बुक में, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो इस संख्या पद्धति को समझने के लिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को, कुछ महत्वपूर्ण पदों को समझेंगे जो आप लोगों के लिए कुछ इस प्रकार हैं। और महत्वपूर्ण पद में सबसे पहला पद आता है बच्चों प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले अपन लोग यही जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, और धीरे धीरे अपन लोग एक एक शब्दों को समझते चलेंगे और फिर ये चैप्टर अपन लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं बच्चों, जैसे यदि मैं आप लोगों से कहूं कि चलो गिनती सुनाओ या कोई गिनो, तो आप लोग शुरू करोगे 1 2 3 4 5, आप लोग 1 2 3 4 5 यही पढ़ोगे। तो मैंने ये भी नहीं कहा था कि आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है, लेकिन आप लोग जैसे ही मैं कहूँगा गिनती पढ़ो, काउंटिंग करो, तो आप लोग 1 2 3 1 2 3 4 से ही शुरू करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है वो आप लोगों के नेचुरल निकली, वो प्राकृतिक निकली। तो बच्चों यही संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और बहुत दूर यानी कि अनंत तक जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो आप लोग परिभाषा को सुनते जाइए और ध्यान से उसको नोट करते जाइए, क्योंकि आप लोग यदि ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। तो एक बार मैं फिर कह देता हूं, लेकिन अगली बार ध्यान से सुनना कि प्राकृतिक संख्याएं या कोई भी मैं बात बोलूं तो उसको बड़े ध्यान से सुनना कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब ध्यान से सुनते हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल पूरी तरह से फोकस होता है और आप चीजों को बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और इनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसलिए इनको कैपिटल N से दर्शाते हैं। और ये संख्या 1 से शुरू होती हैं तो ये हमारी चलेंगी 1 2 3 4 और ऐसी ऐसी चली जाती हैं बच्चों अनंत तक, यानी कि बहुत ही दूर तक, ये जहां तक आप लोग गिन पाओ ये वहां तक होती हैं। तो ये होगी हमारी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, और ये इनका संग्रह होता है, ये इनका समूह होता है प्राकृतिक संख्याओं को, इनको कैपिटल N से दर्शाते हैं। चलिए अब समझते हैं पूर्ण संख्याओं को। तो पूर्ण संख्याओं के नाम से ही मतलब है कि पूर्ण संख्या यानी कि जो पूरी संख्या हो। तो बच्चों इनकी परिभाषा प्राकृतिक संख्याओं से बनती है। यदि मैं प्राकृतिक संख्याओं में जो बच गया है वो है 0, यदि मैं प्राकृतिक संख्याओं में 0 को ऐड कर दूं तो पूरी की पूरी बन जाती है हमारी पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, इसलिए इनको दर्शाते हैं W से। तो ये हमारी कुछ इस प्रकार की होंगी, W बराबर के 0 1 2 3 4 और आगे डॉट 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 डॉट, और ये भी चलेंगी बच्चों अपनी कहां तक, अनंत तक, यानी कि जहां तक गिनती आप लोग समझ सकते हो वहां तक।
बहुत दूर, अनंत मतलब एक ऐसा शब्द जहां तक अभी कोई पहुंच नहीं पाया है, बहुत ही बड़ी नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण संख्याओं की परिभाषा कैसी बनेगी? वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं, और इन्हें अपन लोग कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं। तो ये पूर्ण संख्याओं का समूह है, संग्रह है। तो चलिए समझते हैं अगले पॉइंट को, और अगले पॉइंट में है बच्चों हमारे पूर्णांक। तो पूर्णांक बच्चों कुछ इस प्रकार के होते हैं कि यदि पूर्णांक में सबसे पहले तो मैं ले लूं पूर्ण संख्याएं, और मैं प्राकृतिक संख्याओं का ले लूं ऋणात्मक रूप, तो हमारी पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं का जो ऋणात्मक समूह है उनको यदि मैं मिला दूं तो बन जाते हैं हमारे पूर्णांक। तो पूर्णांक जो हैं उनको कुछ इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, और पूर्णांक को दर्शाते हैं अपन लोग कैपिटल जेड से। तो पूर्णांक कुछ इस प्रकार से होंगे, जैसे इसमें अपन लोगों को लेना है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या होती हैं अपनी 0 से शुरू, 0, 1, 2, 3, और ये चली जाती हैं बच्चों हमारी अनंत तक। तो ये तो होगी पूर्ण संख्याएं, और इन्हीं में लेना है अपन को ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं, वो लेना है इस साइड में। तो ये लेंगे अपन लोग 1 माइनस के 2, ये लेंगे माइनस के 3, और ये भी जाएंगी बच्चों कहाँ तक? ये भी चलेंगी अनंत तक। तो ये जो समूह है ये जेड बराबर, पूर्णांकों को जेड से दर्शाते हैं, ये जेड बराबर कहलाता है बच्चों पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा ध्यान से सुनिए आप लोग, के पूर्णांक हैं वो क्या कहलाते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं, लेकिन इसको दर्शाते हैं कैपिटल जेड से। तो पूर्णांकों की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि यदि हम पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक रूप को मिला दें तो हमारे पूर्णांक हैं बन जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक समूह को पूर्णांक कहते हैं, और इनको कैपिटल जेड से दर्शाते हैं, ये इनका समूह है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब समझते हैं पॉइंट नंबर 4 को, और इसमें अपन लोगों को समझना है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं जरा ध्यान से समझिए। तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर जो P और Q हैं, P व Q जो हैं ये हैं बच्चों हमारे क्या? पूर्णांक। तो अभी आप लोगों ने पूर्णांकों को समझ लिया है कि पूर्णांक हैं वो क्या है। ये हमारे जो ऊपर लिखे हुए हैं ये है हमारे पूर्णांक। ठीक है, ये क्या है? पूर्णांक। तो जो हमारे P और Q हैं वो पूर्णांक हैं, और बच्चों इसमें एक और कंडीशन होती है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो Q बराबर नहीं होती है 0, यानी कि Q का मान है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो आप लोग परिमेय संख्याओं की परिभाषा को जरा ध्यान से सुनिए। वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P व Q हैं वो पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मतलब ये वाली संख्या, इनमें से कोई भी संख्या हो सकती है, पूर्णांक होते हैं, और Q बराबर नहीं होता है 0, यानी कि Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है। यदि कोई ऐसी संख्याएं हैं तो उनको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, और परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे बच्चों जितनी भी जो भिन्न होती हैं वो हमारी परिमेय संख्या होती हैं, जैसे 1/2 ये हमारी संख्या है, 0 भी हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि देखो ये पूर्णांक में आती है और इसके हम नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या है। 5/7 ऐसी जितनी भी भिन्न होती हैं वो सारी की सारी परिमेय संख्या होती हैं। बस Q का मान यानी कि जो हमारा हर है उसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और जो P और Q हैं वो पूर्णांक ही होना चाहिए। तो ये हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, और इनको अपन लोग दर्शाते हैं कैपिटल Q से। तो परिमेय संख्याओं में बच्चों सारी की सारी संख्याएं आ जाती हैं, जैसे -4/5 भी ले लिया अपन ने, 0 भी ले लिया, 1 भी ले लिया, 2 भी ले लिया, और 7/13 जोन सी भी संख्या है ये बच्चों बटे में आती है, माइनस में कोई सी भी हो, ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, बस उनको अपन P/Q के रूप में लिख पाएं, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q है वो पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब समझते हैं इनके बिल्कुल दूसरे रूप को, जो कि है अपरिमेय संख्याएं। तो हमारी अपरिमेय संख्या है बिल्कुल परिमेय संख्याओं की उल्टी। उल्टी का मतलब कैसा? जैसे सबसे पहले परिमेय संख्याओं को एक बार फिर से समझते हैं। परिमेय संख्या क्या थी? जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और एक और इनकी शर्त होती है कि Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0, और
P व Q हैं, P व Q हैं, ये क्या होने चाहिए बच्चों? हमारे पूर्णांक। ठीक है, तो यदि कोई संख्या ऐसी है कि उसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं और P और Q पूर्णांक हैं और Q का मान 0 नहीं है, तो इनको परिमेय संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय संख्याओं को आप लोग समझिए। तो अपरिमेय संख्याएं बिल्कुल परिमेय संख्याओं की उल्टी हैं। जैसे अपरिमेय संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जिनको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उनको हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि हमारी है पाई, पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि हमारी √2, हमारी √3, ये सारी की सारी बच्चों अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी पॉइंट नंबर 6 पर वास्तविक संख्याएं। तो चलिए समझते हैं अब वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। तो हमारी ये जो रियल नंबर है वो क्या होती हैं, चलिए इनको समझते हैं। तो रियल नंबर्स को समझने के पहले आप लोगों ने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ठीक तरह से समझ ली हैं। तो वास्तविक संख्या तो आप लोगों को वैसे ही समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये जो वास्तविक संख्या होती हैं सारी संख्याओं का पापा होता है। अब कैसे पापा होता है, तो चलिए समझते हैं कि ये जो वास्तविक संख्या है वो कैसे पापा होता है सारी संख्याओं का। तो वास्तविक संख्याओं में सब बच्चों प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यदि इन सभी को मिला दें तो हमारी वास्तविक संख्याएं बनती हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यही हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, और इनकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है, मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूं, वो बिल्कुल थोड़ी सी स्वीट सी है, तो जरा उसको भी समझिए। वे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और आप लोगों को क्लास 8 से थोड़ा सा याद ही होगा कि ये संख्या रेखा क्या कहलाती है। यहाँ पर बीच में 0 होता है, ये 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3 -4, और ये अपन लोगों की इनफाइनाइट तक बढ़ती रहती है, अनंत तक जाती है। ये 1 2 3 4, ये आगे इनफाइनाइट तक, ये -1 -2 -3 -4। तो कोई संख्याएं हैं यदि हम लोग उसको इस नंबर लाइन पर यानी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं तो उनको हम वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे यदि आप 1 कहो तो 1 को अपन लोग यहाँ पर दर्शा देंगे, ये वास्तविक संख्या होगी। आप लोग 0 कहो तो 0 यहाँ पर होगी, ये वास्तविक संख्या होगी। आप लोग यदि -4 कहो तो -4 यहाँ पर दर्शा देंगे, ये वास्तविक संख्या होगी। यदि आप लोग कहो 1/2 तो मैं इसके बीच में दर्शा दूंगा तो यहाँ पर हो जाएगी 1/2, तो ये 1/2 भी हमारी वास्तविक संख्या होगी। और अपन लोग वास्तविक संख्याओं में √2 को भी दर्शा सकते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या जो हमारी √2 है वो भी हमारी वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो वे सारी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर तो होती है समाप्ति संख्याओं की कहानी। अब चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट को और समझते हैं कि अब क्या है। और बच्चों हम लोग पॉइंट नंबर 7 में समझेंगे दशमलव प्रसार। अरे सर, आपने ये दशमलव प्रसार क्या बोला? मुझे तो बिल्कुल समझ ही में नहीं आया। अरे बच्चों, तो मैं आप लोगों के लिए ये दशमलव प्रसार ही तो समझाने के लिए आया हूँ कक्षा 9th में कि दशमलव प्रसार है वो क्या होता है। तो दशमलव प्रसार बच्चों जो बेसिकली फंडा है वो टिका हुआ है बच्चों भाग पर। तो आप लोगों को भाग तो आते ही होंगे। जैसे एक छोटा सा भाग करते हैं अपन लोग। मैंने बोला बच्चों कि आप लोग 2 का भाग दे दीजिए, किसमें? 10 में। बोलो यस सर, ये तो बहुत आसान है, आप लोग भाग दे ही लोगे। तो बच्चों आपने भाग दे दिया तो 2 पंचे हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर 10, और यहाँ पर 10 में से 10 जाएगा तो यहाँ पर शेषफल बच्चों आ जाएगा अपना 0। क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर? अपना शेषफल। और बच्चों भागफल क्या आ जाएगा यहाँ पर? अपना 5। तो यहाँ पर जो बच्चों अपना ये शेषफल आया 0, तो ये जो दशमलव प्रसार है कि ये क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, दशमलव प्रसार जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये टिके हुए हैं बच्चों बिल्कुल अपने इस शेषफल पर। तो दशमलव प्रसार बच्चों ये होते हैं कि किसी संख्या में अपन ने किसी संख्या का भाग दिया तो उसका शेषफल क्या आता है उसी के आधार पर होते हैं दशमलव प्रसार। तो जैसे कि अभी अपन ने इसमें भाग दिया तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, लेकिन कभी कभी आपने भाग दिए होंगे तो ऐसा होता है कि शेषफल 0
नहीं आता है। और जब शेषफल 0 नहीं आता है तो ऐसा होता है कि हमारी जो भागफल में संख्याएं हैं या तो दशमलव के बाद वो रिपीट होने लगती हैं, यानी कि बार बार वही वही संख्या आने लगती है, या ऐसा होता है कि शेषफल 0 भी नहीं आता है और यहाँ पर भागफल में संख्या रिपीट भी नहीं होती हैं, अलग अलग संख्याएं आती हैं। तो इन्हीं के आधार पर है दशमलव प्रसार को बनाया गया है। तो दशमलव प्रसार बच्चों कुछ इस प्रकार का होता है। तो बेसिकली दशमलव प्रसार है वो बच्चों होता है 2 प्रकार का, जिसमें सबसे पहला होता है बच्चों अपना शांत दशमलव प्रसार। बच्चों कौन होता है हमारा? शांत दशमलव प्रसार। और ये जो शांत दशमलव प्रसार है बच्चों, ये होता है हमारा किस पर? जब हम किसी संख्या में किसी संख्या का भाग दे देते हैं और यदि हमारा शेषफल बच्चों, क्या सर? शेषफल बच्चों, शेषफल, यदि शेषफल बच्चों अपना 0 आ जाता है तो हम कह देते हैं कि इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है बच्चों? शांत है। यानी कि अभी इसका भाग इसमें दे दिया तो शेषफल 0 आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बच्चों? शांत। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में बच्चों दूसरा पॉइंट जो होता है वो होता है अशांत दशमलव प्रसार। बच्चों क्या होता है? अशांत दशमलव प्रसार। क्या होता है बच्चों? अशांत दशमलव प्रसार। और ये अशांत दशमलव प्रसार बच्चों कब आता है? जब हमारा शेषफल है बच्चों वो 0 नहीं आता है। यदि हमारा शेषफल है बच्चों वो 0 नहीं आए तो फिर होता है बच्चों अशांत दशमलव प्रसार। तो अब अशांत दशमलव प्रसार के भी बच्चों 2 प्रकार होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना कि यदि शेषफल यहाँ पर 0 नहीं आता है तो यहाँ पर 2 शर्तें होती हैं, या तो भागफल में वो संख्या रिपीट होने लगती है या रिपीट नहीं होती है। तो उसी के आधार पर अशांत दशमलव प्रसार को बच्चों अगेन बांटा गया है 2 प्रकार में। कितने प्रकार में बच्चों? 2 प्रकार में अशांत दशमलव प्रसार को बांटा गया है 2 प्रकार में। और इसमें से पहला बच्चों प्रकार होता है अनवसानी आवर्ती। इसका नाम भी आप लोग देख लीजिए कैसा है बच्चों, थोड़ा अजीब सा। अनवसानी आवर्ती क्या है बच्चों? अनवसानी आवर्ती। बड़े ध्यान से समझते जाइए बच्चों आप लोग इन शब्दों को, अनवसानी आवर्ती। और दूसरा होता है बच्चों हमारा अनवसानी, ये भी उसी के जैसा नाम है। दूसरा होता है बच्चों हमारा अनवसानी, लेकिन ये आवर्ती नहीं होता है, ये हमारा होता है बच्चों अनावर्ती। क्या होता है बच्चों? अनावर्ती। और मैं आप लोगों को इनके इंग्लिश नाम बता दूं तो अनवसानी आवर्ती को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और अनवसानी अनावर्ती को बोलते हैं बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो बच्चों अनवसानी आवर्ती का मतलब ये होता है कि इसमें जो शेषफल है एक तो वो 0 नहीं आता है। जो शेषफल है बच्चों वो हमारा क्या है? इसमें 0 नहीं आता है, यानी कि किसी संख्या में किसी का भाग देने पर शेषफल 0 नहीं आता है। और जो भागफल है बच्चों अपना, क्या है? भागफल, वो रिपीट होने लगता है। जैसे किसी संख्या में भाग दें तो आने लगता है 3.3 3 3 3 डॉट 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 ऐसे ही आता जाता है। और यदि अपन लोग कुछ में और में भाग दें तो आ जाता है, जैसे ये आ जाता है जैसे 1.2222 ये आता ही जाता रहता है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 रिपीट हो रहा है, इसमें यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 2। तो जब किसी संख्या में किसी का भाग देते हैं और शेषफल 0 नहीं आता है और उसका भागफल है वो एक संख्या के बाद या 2 संख्या के बाद या 3 संख्या उसमें रिपीट होने लगती हैं, बार बार आने लगती हैं, तो उसको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है बच्चों, शेषफल ध्यान रखना 0 नहीं आता है और भागफल है वो इस प्रकार का रिपीट होने लगता है। और इसके बाद में आता है बच्चों अपना अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती में भी बच्चों अपना जो शेषफल है, क्या है बच्चों? शेषफल, ये भी बच्चों अपना शेषफल है 0 नहीं आता है और इनका जो भागफल है वो कभी रिपीट नहीं होता है बच्चों। क्या नहीं होता है बच्चों? रिपीट नहीं होता है। जैसे यदि हमने कह लिया 3.4 5 और 6 8 4 2 4, ये कोई भी संख्या ले लो, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये संख्या है वो रिपीट नहीं हो रही है और ये आगे भी ऐसी आती जा रही है, ये कहीं भी रिपीट नहीं हो रही है। जैसे यदि मैं ले लूँ एक संख्या 1.4 1 4 2 6 8 9, ये अपन ने कोई सी भी संख्या ले ली तो ये देखिए आप लोग ये कोई भी संख्या है वो रिपीट नहीं हो रही है और यहाँ पर इनका शेषफल भी 0 नहीं आ रहा है, यानी कि भाग पूरा पूरा भी नहीं जा रहा है
और भागफल में जो संख्या है वो रिपीट भी नहीं हो रही हैं। तो बच्चों इस प्रकार की संख्याओं को बोलते हैं अनावसानी अनावर्ती, और इनको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और बच्चों जी अपनी जो अनावसानी अनावर्ती जो संख्या है ना, ये इन्हीं को बच्चों अपन लोग अपरिमेय संख्याएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अपरिमेय संख्याएं भी इनको अपन लोग कह देते हैं। तो ध्यान रखना कि जिनका अशांत दशमलव प्रसार होता है उनमें से केवल जो अनावसानी अनावर्ती संख्याएं हैं उन्हीं को बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो बच्चों मुझे पता है कि आप लोगों को ये दशमलव प्रसार है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि आगे कौन से टॉपिक आप लोगों के लिए हैं। पॉइंट नंबर 8, और इस पॉइंट नंबर 8 में बच्चों हम लोग समझेंगे करणी। अरे सर, आप ये बार बार नए शब्द कहाँ से लाते हैं? सर अभी आपने समझाया दशमलव प्रसार, तो मैं उसको बड़ी मुश्किल से समझ पाया, लेकिन सर आपने जिस प्रकार समझाया मुझे वो पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ गया। और सर आप अभी ये लेके आ गए करणी, तो ये क्या है करणी सर, समझाइए ना। अरे बच्चों, तो मैं आप लोगों के लिए करणी ही समझाने के लिए आया हूँ। तो ये जो करणी होती है बच्चों, आप लोगों को क्लास 8 में ये आप लोगों ने पढ़ी होगी। यदि आप लोग इसको भूल गए हैं इस करणी को, तो चलिए अपन लोग पढ़ते हैं और पुरानी यादों को ताजा करते हैं। तो करणी का जो चिन्ह है बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को वो समझना होगा कि करणी का चिन्ह है वो किस प्रकार का होता है। तो ये करणी का चिन्ह है बच्चों कुछ इस प्रकार का होता है। अरे सर ये तो मुझे याद है, ये तो इसको अंडर रूट बोलते हैं। हाँ बच्चों, तो ये वही है। तो आप लोग इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों करणी। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों अपन लोग इसको करणी, और इसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हो अंडर रूट। और बच्चों इसका जो सिंबल है, या इसको इंग्लिश में और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों रेडिकल साइन। क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन। तो इसके कई नाम हैं, लेकिन सबसे प्रचलित नाम है बच्चों इसका, सबसे प्रचलित जो नाम है बच्चों वो है इसका अंडर रूट। क्या है बच्चों इसका प्रचलित नाम? इसका प्रचलित नाम है बच्चों अंडर रूट। तो अंडर रूट को जरा समझने के लिए बच्चों अब अपन लोगों को कुछ इसके नियम समझना है कि अंडर रूट के कुछ बेसिक से नियम क्या हैं। तो ये नियम में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यदि मान लो कोई संख्या पर अंडर रूट लगा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है अंडर रूट 2 और लिखा हुआ है अंडर रूट 3, तो इनका बच्चों अपन लोग गुणा कैसे करते हैं, इनका जोड़ कैसे करते हैं, घटाना कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यदि कोई बोले कि इनका जोड़ कीजिए, तो जोड़ करने के लिए सबसे पहले बच्चों अपन लोग कुछ नहीं करेंगे, केवल रूट 2 को लिख देंगे और प्लस में लिख देंगे रूट 3 को। तो बच्चों ये रूट 2 और रूट 3 का जोड़ है वो हो गया, कुछ नहीं करना है, दोनों में प्लस का चिन्ह लगा देना है, हो गया। और सर कोई घटाना की बोले, घटाना में भी कुछ नहीं होगा बच्चों, रूट 2 होगा और रूट 3 होंगे और बीच में माइनस का चिन्ह लग जाएगा और कुछ नहीं होगा, ये घटाना हो गया। सर गुणा करें, कैसे करेंगे? तो गुणा करने के लिए ये रूट 2 होगा, गुणा होगा और ये रूट 3 हो जाएगा, और इन दोनों का अंदर है गुणा हो जाएगा क्योंकि दोनों रूट में है, सो ये हो जाएंगे 2 रूट 3 और ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पर अपना रूट 6, और इसी प्रकार का बच्चों अपना भाग हो जाएगा। तो क्या सर ये ऐसे ही लिखे रहेंगे? नहीं बच्चों, यदि ये दोनों जो हैं यदि वो एक जैसे हैं तो फिर इनका कुछ इस प्रकार से जोड़ होगा। मान लो यदि यहाँ पर बच्चों अपने पास में है रूट 2, और यदि आप लोगों को जोड़ने के लिए कह दिया रूट 2, तो ये एक रूट 2 बच्चों टोटल मिलाकर के जोड़ने पर हो जाएंगे 2 रूट 2। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का होगा यदि एक जैसे हैं तो। और यदि एक जैसे हैं और यदि किसी ने उसका माइनस पूछा तो रूट 2 माइनस में से रूट 2, तो दोनों एक जैसे हैं तो रूट 2 में से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर अपना 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से अंडर रूट के नियम हैं। और इसी प्रकार से अपन लोग यदि दो संख्याओं पर रूट लगा हुआ है, जैसे कोई संख्या है जो कि अपन ने अभी अपन ने यहाँ पर समझी थी कि जैसे किसी संख्या है, जैसे ये रूट के अंदर लिखी हुई है, मान लो ये 6, तो अपन लोग इसको कैसे बाहर निकाल सकते हैं? तो 6 को रूट के अंदर बच्चों अपन 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, दोनों पर रूट है। और इसको अलग अलग अपन लोग ऐसा निकाल सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3, तो अपन रूट 6 को बच्चों कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये अंडर रूट के कुछ बेसिक्स के नियम हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक और नियम है बच्चों, जैसे यदि कोई संख्या ऐसी लिखी हो, जैसे कोई संख्या 3 लिखी है, अब 3 को कहे कोई के अंडर रूट में लिख के बताओ, तो बच्चों अपन 3 को भी अंडर रूट में लिख सकते हैं। वो कैसे सर?
तो देखिए बच्चों ऐसे, जैसे √3 लिखा है तो बच्चों अपन लोग इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि बच्चों आप लोगों को पता है कि यदि मैं इसका गुणा इसमें करूंगा तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा √3 इंटू √3। तो बच्चों ये हो जाएंगे अपने √9। और आप लोगों को क्लास 8 में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है कि √9 का जो वर्गमूल होता है बच्चों वो 3 होता है। तो ये हो गया ना 3 इसके बराबर, तो अपन √9 को 3 लिख सकते हैं और 3 को बच्चों अपन लिख सकते हैं √3 इंटू √3, यानी कि कोई संख्या यदि उसको अंडर रूट में लिखना है तो उसको 2 बार लिख देते हैं। ठीक है, तो ये थे बच्चों कुछ करड़ी के बेसिक्स के नियम जिसको अपन अंडर रूट बोलते हैं, और ये सिंबल है बच्चों रेडिकल साइन। तो मुझे पता चल गया है कि आप लोगों को करड़ी के नियम भी बिल्कुल दशमलव प्रसार के जैसे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब पढ़ते हैं कुछ और नियम को और समझते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट को। तो बच्चों पॉइंट नंबर 9 में हम लोग समझेंगे घातांक के नियम। अरे सर एक और नया शब्द, अब इसको भी समझना पड़ेगा। अरे हाँ बच्चों, और ये कुछ नए शब्द नहीं हैं, ये वही शब्द हैं जो आप लोग क्लास 8 में पढ़ के आए हो, बस वो कुछ पुराने से हो गए हैं, कुछ धुंधले से हो गए हैं, तो मैं उनको आप लोगों के लिए ताजा कर रहा हूँ। तो समझते हैं बच्चों घातांक के नियम। और बच्चों घातांक के नियम समझने के लिए आप लोगों को समझने पड़ेंगे कुछ इसके फॉर्मूले। तो सबसे पहले समझते हैं इसके सूत्रों को। तो पहला सूत्र है बच्चों कुछ इस प्रकार से, यदि कोई संख्या है उसकी पावर m है और ये गुणा में है और इसकी पावर है कोई बच्चों n, तो अपन लोगों को पता ही है बच्चों के गुणा में घाते हैं वो जुड़ जाती हैं, यानी कि a है दोनों में से एक पर आ जाएगा और m प्लस के n है वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं दूसरे फॉर्मूले को। तो दूसरा जो फॉर्मूला है बच्चों कुछ इस प्रकार का है, यदि a की पावर बच्चों m है और इसकी पावर बच्चों फिर से n है, तो पावर पावर का आपस में गुणा हो जाता है। हाँ सर ये तो हम लोग क्लास 8 में पढ़ के आए हैं। हाँ बच्चों तो ये वही तो हैं। चलिए पढ़ते हैं सूत्र नंबर तीसरे को। तो सूत्र नंबर जो तीसरा है वो है बच्चों, यदि a की पावर m है और इसके नीचे a की पावर बच्चों n हो तो ये भाग में होगा। तो ये भाग में बच्चों घातें घट जाती हैं। ध्यान रखना कि आधार हैं सभी के एक जैसे होने चाहिए, तो ये भाग में घातें घट जाएंगी, तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस के n। चलिए पढ़ते हैं अगले सूत्र को। यदि इस प्रकार का होगा कि मान के चलो आधार अब अलग अलग हो, जैसे a की पावर हो गई बच्चों m और गुणा में b की पावर हो गई m, यानी कि आधार एक जैसे हैं लेकिन इनकी घातें कैसी हैं बच्चों, सेम टू सेम। तो ये कुछ इस प्रकार होगा कि आधार आधार का आपस में गुणा हो जाएगा और ये घातों हैं, दो अलग अलग घातें हैं वो इन्हीं के गुणनफल में एक आ जाएगी। ठीक है बच्चों, और अगला जो फॉर्मूला होगा बच्चों वो कुछ इस प्रकार से होगा अपना, कि यदि मान के चलो कोई संख्या है वो बटे में लिखी हुई है, जैसे 1/a की घातें बच्चों m लिखी हुई है, तो ये जो घात है बच्चों ऊपर पहुंचेगी तो ये हो जाएगी a की पावर माइनस के m, और इसका उल्टा भी a की पावर यदि माइनस के m है तो उसको बटे में लिखेंगे तो 1/a की पावर प्लस में हो जाएगी m। ठीक है, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, ये अपना 5वां था, ये अपना बच्चों कौन सा फॉर्मूला है, 6वां। तो इस फॉर्मूले में अपन लोग समझेंगे कि जो फॉर्मूला है वो यदि कोई संख्या है a और किसी संख्या यदि a है और उसकी पावर 0 है तो बच्चों इसका आंसर हमेशा कितना होता है, 1। तो ये कुछ बेसिक्स से फॉर्मूला है जो आप लोगों को यहाँ पर समझना है। यदि आप लोगों ने ये फॉर्मूले समझ लिए तो आप लोगों को ये चैप्टर समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बता दूं, जो a और b हैं बच्चों, जो a और b हैं बच्चों वो दरअसल अपनी कौन सी संख्या है बच्चों, a और b हैं वो अपनी है प्राकृतिक संख्याएं। और मुझे पता है कि आप लोग प्राकृतिक संख्याओं को पीछे है बहुत अच्छे से समझ के आए होंगे। तो a और b है बच्चों अपनी प्राकृतिक संख्याएं। तो मैं कुछ एक का एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। जैसे मैं पहले वाले फॉर्मूले का एग्जाम्पल लेके समझाऊं तो ये पहले वाला फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से लागू होगा। जैसे मान लो 2 की पावर यहाँ पर 3 है और मल्टीप्लाई में 2 की पावर यहाँ पर बच्चों 2 है, तो मैं कहूँ इसको सॉल्व करो, तो बच्चों आप लोग तुरंत कर लोगे इस पहले वाले फॉर्मूले से। ये हो जाएगा 2 की पावर और ये हो जाएगा 3 प्लस के 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 की पावर 5 और ये बच्चों अपना आंसर आ जाएगा।
और यदि आप लोगों को कुछ और आगे करना है तो इसको 2 को 5 बार लिख देंगे, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 1 2 3 4 5। और ये इसको लिखने के बाद इनका गुणा कर दें तो आ जाएगा बच्चों 32। कैसे करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका आंसर या तो आप ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, जैसा कि आपकी आंसर शीट में होगा। तो इसी प्रकार के बाकी के ये जो फॉर्मूले हैं वो भी इसी प्रकार के लगेंगे, इस प्रकार के। तो ये थे कुछ घातांक के नियम। और चलिए अब समझते हैं बिल्कुल अपनी संख्याओं को, फिर से थोड़ा सा करते हैं उनको रिकैप, ताकि आप लोग भूल नहीं गए हों। तो ये संख्याएं मैंने आप लोगों के लिए कुछ इस प्रकार से लिख दी हैं। सबसे पहले बच्चों, संख्याएं जो होती हैं वो मेनली होती हैं दो प्रकार की। एक होती हैं वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स, और काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर्स। तो बच्चों जो वास्तविक संख्याएं हैं वो आप लोगों के सिलेबस में हैं, और जो काल्पनिक नंबर्स हैं, जो इमेजिनरी नंबर हैं, वो आप लोगों के 9th में या 10th में आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। वो आप लोगों को मिलेंगी 11th और 12th में मैथमेटिक्स में पढ़ने के लिए। तो अभी अपन लोग इनको छोड़ देते हैं और इनको समझते हैं वास्तविक संख्याओं को, रियल नंबर्स को। तो वास्तविक संख्याओं को मैंने बांटा है बच्चों दो तरीके से। पहली है परिमेय संख्याएं और दूसरे हैं अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याओं का कोई भी प्रकार नहीं होता है। अब परिमेय संख्याओं को बच्चों मैंने नीचे बांटा है, इसमें बांटा है बच्चों मैंने पूर्णांक में। तो पूर्णांक भी बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बच्चों ऋणात्मक पूर्णांक, जो कि अपन लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ऋणात्मक पूर्णांक कौन से, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में ऋण का चिन्ह लगा दो, माइनस का चिन्ह लगा दो तो ऋणात्मक पूर्णांक बन जाते हैं। और बच्चों फिर पूर्णांक में होती हैं दूसरी पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं में बच्चों एक तो अपना 0 होता है और एक होती है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और इनमें 0 मिला दो तो बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इस प्रकार की संख्याओं का मैंने विभाजन आपके लिए किया है। और इन सभी संख्याओं की परिभाषाएं जो डेफिनेशन है, मैं आप लोगों को पीछे सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। तो यदि आप लोगों को फिर से उनको सुनना है तो फिर से एक बार रिकैप करके वीडियो को देख लीजिए। और बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ लर्निंग मिली हो, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं आप लोगों को इसी तरह नए नए वीडियो लाता रहूंगा और पूरा का पूरा सिलेबस आपका यहाँ पर किया जाएगा। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि ये बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं ये थोड़ा सा नया चैनल है, तो ये ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन बच्चों इस पर कंटेंट है बच्चों बिल्कुल आप लोगों को जेन्युइन मिलेगा। हर एक चीज़ आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई जाएगी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।